मार्क जुकरबर्ग ने अपने 11,000 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। Zuckerberg has said that Meta has fired 11,000 employees globally. जब से एलोन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया है, उसके बाद ट्विटर ने अपने 7,500 एम्प्लॉय में से 5,000 को जॉब से निकाल दिया। Elon Musk has defended his decision to sack thousands of staff at Twitter without warning. Amazon, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, उसने भी अपने 18,000 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। Amazon is reportedly planning to lay off almost about 20,000 employees from the company. टेस्ला के शेयर लगातार नीचे गिर रहे हैं। Tesla is still one of the index's worst performers so far this week, down almost 12%. गौतम अदानी, जो कि वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट मैन थे, आज उस लिस्ट से नीचे गिरकर 17 नंबर पर पहुंच चुके हैं। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन। अगर 2024 में इकोनॉमिक रिसेशन आया तो आम आदमी पर इसका असर क्या पड़ेगा? आम आदमी के लिए यह जानना बेहद ही जरूरी है कि मंदी का माहौल क्यों बनता है, इकोनॉमिक रिसेशन किस तरह से आता है और इसका असर एक आम आदमी के ऊपर कैसे पड़ता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मंदी के रिलेटेड आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। तो आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2022 की शुरुआत में सभी को ये पता लगना शुरू हो गया था कि इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है। दुनिया भर के इकोनॉमिक एक्सपर्ट की माने तो इस आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहले देखने को मिलेगा और चीन भी इस आर्थिक मंदी का शिकार बनेगा। हालांकि भारत को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, भारत पर बहुत कम असर होगा, फिर भी ये असर भारत के लिए बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। हालांकि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में रिसेशन देखने को मिल रहा है। अमेरिका की कई टेक कंपनियों में हजारों की संख्या में एम्प्लॉय को जॉब से निकाला जा रहा है। यूरोप के कई कंट्रीज की सड़कों पर जरूरत के हिसाब से ही लाइट शुरू की जा रही है और वहाँ के लोग इतने ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी इतनी ठंड में भी गर्म पानी की जगह ठंडे पानी से नहा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पानी गर्म करने के लिए भी गैस नहीं है। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और कई स्टार्टअप जो अपने एम्प्लॉय को जॉब से निकाल रहे, उसका मतलब ये नहीं होता कि उन कंपनी में रिसेशन आ चुका है। उसका मतलब ये भी होता है कि रिसेशन से बचने के लिए ये सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। हम इसे एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसने अपने 11,000 एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया। अंदाजा उन एम्प्लॉय की सैलरी 35,000 होगी तो उन 11,000 एम्प्लॉय की एक महीने की सैलरी 38 करोड़ 50 लाख होगी और एक साल की सैलरी 462 करोड़ होगी। तो हर साल 462 करोड़ बचाना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। एम्प्लॉय को जॉब से निकालकर वो कंपनी तो रिसेशन से बच सकती है, लेकिन उन लोगों का क्या जिसे अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा? अगर उन लोगों के पास जॉब्स होगी ही नहीं तो वो अपने खर्चे के लिए पैसे कहां से लाएंगे? ये तो सिर्फ एक कंपनी का आंकड़ा है। कोविड के बाद न जाने कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया है। अगर लोगों के पास जॉब्स नहीं होगी तो इसका सीधा असर जीडीपी पर पड़ता है। चलिए अब समझते हैं जीडीपी क्या होती है और इंडिया में जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे होती है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी प्रोडक्ट और सर्विस की कुल वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। आगे हम इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। जीडीपी से देश की आर्थिक स्थिति को समझा जाता है और ये पता किया जाता है कि साल भर में देश ने आर्थिक रूप से कैसा परफॉर्म किया है, किन कारणों से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आया है। आमतौर पर जीडीपी की कैलकुलेशन सालाना की जाती है, लेकिन इंडिया में हर 3 महीने ये काम किया जाता है। भारत में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, इन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के आधार पर जीडीपी को हर 3 महीने पर कैलकुलेशन किया जाता है। जीडीपी को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक शॉपिंग मॉल में गए हैं, वहां जाकर आपने 2,000 के कपड़े खरीदे, 2,000 का मेकअप करवाया, 1,000 का खाना खाया और उसी तरह यहाँ पर दिन भर में कई कस्टमर आते हैं। उन सब के पैसे को जोड़ा जाए तो उसके बाद जो वैल्यू मिलती है वो उस मॉल की एक दिन की जीडीपी होगी। इसी तरह जीडीपी कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब किसी भी देश के जीडीपी में लगातार 6 महीने यानी 2 क्वार्टर तक गिरावट आती है तो उसे आर्थिक मंदी कहा जाता है। अगर लगातार 2 क्वार्टर के दौरान किसी भी देश की जीडीपी में 10% से ज्यादा की गिरावट आती है तो उसे डिप्रेशन कहा
कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में सबसे भयानक महामंदी आई थी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। मंदी आने वाली है ये तो सबने सुना है, लेकिन मंदी आने वाली है ये पता कैसे चलता है? फेसबुक ने 11,000 कर्मचारियों को निकाल दिया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वही कई स्टार्टअप भी धीरे धीरे करके ले ऑफ कर रहे हैं। गूगल ने भी अपने खर्चे कम कर दिए हैं। अगर आप आज के समय में नौकरी ढूंढने के लिए जाओगे तो नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। मतलब साफ है कि जब नौकरी जाने लगे या बिजनेस बंद हो रहे हो तो दुनिया भर में मंदी आने की संभावना तेज हो जाती है। अमेरिका में अगले 12 महीनों में मंदी आने की संभावना 65% है। The US economy, the world's largest economy, is flashing warning signs. लेकिन आर्थिक मंदी से एक आम आदमी कैसे बच सकता है और उस मंदी का असर एक आम आदमी के ऊपर क्या पड़ेगा वो हम आगे समझेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि आर्थिक मंदी क्यों आती है। आर्थिक मंदी के पीछे कई फैक्टर हो सकते हैं। किसी इकोनॉमी का एकदम से क्रैश होना, दो देशों के बीच युद्ध जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही थी तब इस वॉर को रोकने के लिए यूरोप के सारे देशों ने रशिया के ऊपर कई सैंक्शन लगाए थे, जिसके जवाब में रशिया ने यूरोप के देशों में गैस और तेल की सप्लाई को रोक दी थी, जिसकी वजह से वहाँ गैस की डिमांड बहुत ही ज्यादा हो गई, जिसका नतीजा महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी कि इतनी ठंड में भी वहाँ के लोगों को ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पानी गर्म करने के लिए भी गैस नहीं है। 1970 में अमेरिका की इकोनॉमी एकदम से क्रैश हुई थी। उस वक्त ओपेक देशों ने अमेरिका के लिए तेल की सप्लाई में अचानक से बड़ी कटौती की थी, जो आर्थिक मंदी का कारण बनी थी। 2 साल पहले कोविड की वजह से भी इकोनॉमी पर बहुत ही ज्यादा असर देखने को मिला था। अगर कोई देश हद से ज्यादा कर्ज बांटने लगे तो वो भी मंदी की तरफ बढ़ता है। महंगाई बढ़ने से भी मंदी आ सकती है। जब टेक्नोलॉजी में तेजी से चेंज होते हैं तब भी मंदी आने के संकेत मिलते हैं। जब हमें बाहर की दुनिया से यह देखने को मिले कि बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, मतलब जब लोगों की नौकरी जाने लगे और कंपनियां बड़े पैमाने पर अपने एम्प्लॉय को जॉब से निकालने लगे, तो माना जाता है कि मंदी आने वाली है। पिछले 3 महीनों में लगातार ऐसे इशारे देखने को मिले हैं। अमेरिका की कई बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को जॉब से निकाल रही है और कई कंपनियों ने यह कहा है कि आने वाले समय में वो भी अपने वर्क फोर्स को कम कर सकती है। मतलब जब ले ऑफ होगा तो उस देश में बेरोजगारी दर बढ़ेगा। इसे मंदी आने का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। किसी भी देश में मंदी आने वाली है या नहीं, उसको पता करने का यह सबसे पुराना और जाना माना नियम है। अगर किसी देश की जीडीपी ग्रोथ लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव रहती है तो उस सिचुएशन को मंदी कहा जाता है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। अगर घरेलू खर्चे में कमी आए, बिजनेस में लोग कम इन्वेस्ट करने लगे और देश में लगातार बिजनेस बंद हो रहे हो, तब भी मंदी आ सकती है। अमेरिका में यह दावा किया जा रहा है कि मंदी नहीं है, नौकरियां पैदा हो रही है, तो फिर फेसबुक, गूगल और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को जॉब से क्यों निकाल रही है? क्यों लगातार अपने खर्चे कम कर रही है? आम पब्लिक को मंदी की हलचल की जानकारी शायद उस हद तक नहीं होती है, इसीलिए उनके लिए मंदी को समझना मुश्किल होता है। लेकिन उनके लिए सबसे आसान तरीका प्रॉपर्टी मार्केट है। अगर प्रॉपर्टी मार्केट में बाय और सेल में भारी कमी आए या बड़ी संख्या में डील कैंसिल होने लगे तो समझ लो कि मंदी आ सकती है। मंदी से बचने के लिए आम आदमी को क्या करना चाहिए? क्रेडिट कार्ड और लोन के चक्कर में ना पड़े, शेयर मार्केट, क्रिप्टो और रियल एस्टेट में पैसे ना लगाए, गैर जरूरी चीजों पर खर्चे ना करे, मेंटल हेल्थ खराब ना होने दे। मंदी के खतरे से बचने के लिए लोगों को अपने खर्चे कम करने चाहिए। पैसे बचाकर इमरजेंसी फंड तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम 6 महीने के सर्वाइवल के लिए फंड जरूर से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए महंगी चीजों को खरीदना बंद करना चाहिए। इसके अलावा मंदी आने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस जरूर से ले ले, क्योंकि बीमारी कभी भी पूछ कर नहीं आती। बीमारी की वजह से खर्चे बढ़ सकते हैं और आपका बजट बिगड़ सकता है। इस सिचुएशन में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपके लिए इलाज करवाना आसान होगा और खर्चे का बोझ आपके बजट पर नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और आप इसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो गोल्ड बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप मंदी में रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो मंदी के दौर में रियल एस्टेट की वैल्यू गिरती है, लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं है। आर्थिक संकट के समय में गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। इसके साथ ही गोल्ड को मिनटों में कैश में कन्वर्ट करवाना भी पॉसिबल है। ये कुछ पॉइंट्स थे जिसे आप फॉलो करके इकोनॉमिक रिसेशन से बच सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यह चैनल अभी बिल्कुल ही नई है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।